लोगों में एक बात समझ में आ गई है कि ये जो नेता है, ये सिर्फ बर्थडे केक काटने के लिए, दुकानों के ओपनिंग के रिबन काटने के लिए, शादी में आने के लिए, हकीके में आने के लिए, मंगनी में आने के लिए ठीक है, पर मुमरा के डेवलपमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 7 करोड़ रुपए के काम है। सिराज डोंगरे साहब के वार्ड के अंदर कुछ 3 करोड़ के काम है। हमारे जफर नुमानी साहब के अंदर कुछ 1 करोड़ के काम मतलब आप है। सब में ज्यादा आपके वार्ड में नहीं, मैं राजन खीरी साहब के वार्ड में भी बहुत है। 7 गिना दी तो बचा कितना फिर? नहीं तो 22 करोड़ में मतलब फंड लाके अपने वार्ड में लगा रहे उन्होंने पैसा दिया उसका। वो पूरा की पूरा रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर महानगर पालिका ने बनवा करके लिया। इसके अंदर 1 रुपया भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरे घर से कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। पौने 14 सालों के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुमरा कौसा की जनता को बेवकूफ बनाया है। बहुत सारे बुमरा कौसा में कोई आप हॉस्पिटल देख लें, 139 करोड़ रुपए का किसने लाया? महानगर पालिका ने लाया, नगर सेवकों ने लाया। एमएलए का उसमें एमएलए का कुछ भी नहीं उसमें? 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। उद्घाटन में वो आते मतलब ऐसे ही आ रहे। मैं ठोक बजा नहीं, देखो वो तो एक बात है कि नानी के माल पे दादी का फातिया, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। ये अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इब्राहिम शेख और आप देख रहे हैं गली न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक नया मोड़ आया सरकार में, उसको लेकर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ है मौजूद मुमरा शहर के एक दिग्गज नेता बोलेंगे और एक अच्छे समाज सेवक बोलेंगे, राजू अंसारी साहब से हम बात करेंगे। और एक सवाल है, मुमरा शहर में 2009 के बाद जितेंद्र अवार्ड साहब जो जीतने के बाद पहली बार ऐसा है कि राष्ट्रवादी का बैनर लगा है, उस बैनर पे जितेंद्र अवार्ड का फोटो नहीं है। तो उन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे राजू अंसारी साहब से। राजू भाई, जैसे कि आपने मेरे इस बात में आपने सुन लिया होगा, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। जैसे कि मुमरा शहर में पहली बार 2009 के बाद जो बैनर लगा है, उसमें जितेंद्र अवार्ड साहब का फोटो नहीं है, और उसमें लीड जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो बैनर को। जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो गली न्यूज़ के माध्यम से मैं आपका इब्राहिम भाई बहुत आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आके मेरे तासुरात लेने की कोशिश की। दूसरी बात ये है कि ये जो बैनर्स लगे हैं मुमरा कौसा के अंदर या राबोड़ी के अंदर या थाना के अंदर या बम्बई के अंदर, ये सारे बैनर जो लगे हैं ये राष्ट्रवादी की अब जो आपस में जो कलह चल रही है, जो आपस में लड़ाई चल रही है, उस अंदर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी का जो मोटा जो चंक है, चंक ऑफ एमएलएज या एमपीज के हैं, वो अजीत दादा के साथ में है। और अजीत दादा का ये कहना है या इलेक्शन कमीशन के बाद जो उन्होंने मांगनी की है कि एक्चुअली हम असली राष्ट्रवादी पार्टी हैं, एनसीपी असली हमारे पास है और हमें चिन्ह मिलना चाहिए। उसके हिसाब से मतलब असली मतलब 2 गुट हो गए? 2 गुट हो गए ना। अभी तो आप देख रहे हैं कि शरद पवार साहब को छोड़ करके इन्होंने अपनी एक टीम बना ली है, पार्टी तो नहीं बोलूंगा, टीम बना ली है। और इन्होंने पार्टी के ऊपर दावा, सिंबल वही है। हाँ, पार्टी के ऊपर दावा इन्होंने ठोक दिया है कि एनसीपी असली हमारी है और हमारे पास 40 आमदार हैं और कुछ 2 खासदार हैं और कुछ एमएलसीज हैं, कुछ राज्यसभा के एमपीज हैं। ऐसा मिला करके ज्यादा से ज्यादा ताकत जो है वो उन्हीं के पास है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, आज से पिछले 1 साल पहले की बात है कि शिवसेना के साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि शिवसेना में 2 गुट हुए, 2 गुट ने जाकर के कोर्ट के अंदर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खटखटाने के बाद में वो सिंबल जो है वो एकनाथ जी शिंदे साहब को मिल गया। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो, पार्टी किसी की बपौती नहीं होती, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। ये संविधान हमारा ये कहता है, हमारी जमहूरियत ये कहती है कि जिसके पास नंबर्स है उसी की पार्टी। और आज मैं जो देख रहा हूँ, नंबर्स जो है वो हमारे अजीत दादा के पास हैं। आप कौन सी पार्टी में, कौन से गुट में? मैं सिर्फ कांग्रेस में हूं, वरना राष्ट्रवादी की आपका बैनर तो फोटो नहीं, तो ये मतलब बहुत दिनों बाद देखा आपका राष्ट्रवादी के बैनर पे आपका फोटो दिखा है। जी, मैं ये क्या तो हाँ। जी, ये तो हमारे नजीब मुल्ला साहब जो मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से उम्र में छोटे हैं वो, मगर ये उनकी मोहब्बत है कि वो जितने भी बैनर्स यहाँ पर लगाते हैं और जब भी लगाते हैं, आज की बात नहीं है, मैं पिछले 15-20 सालों से देख रहा हूँ कि जब भी नजीब मुल्ला साहब ने कोई अगर बैनर लगाया तो उसमें जरूर मेरा फोटो डाला है उन्होंने। इसमें लीड कर रहे हो आप बैनर? क्योंकि नहीं, मैं लीड नहीं कर रहा हूँ, बैनर्स उन्होंने उस तरीके से बनाया है, उसमें मेरा फोटो जो है वो बड़ा कर दिया है। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी ही रहूंगा इंशाल्लाह। मैं कांग्रेस छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मगर चूंकि मैंने राजनीति के बहुत सारे गुर जो है वो मैंने नजीब मुल्ला से सीखे, टेक्निकलिटीज मैंने उनसे सीखे। मेरा गुरु तो उन्हें मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे गुरु जो है नईम खान साहब रहे हमेशा से, मेरा दूसरा कोई गुरु नहीं रहा। मैंने मुमरा की बहुत अच्छी हस्ती है और उन्होंने मुझे राजनीति में लाया, तो मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। मगर बहुत सारी चीजें जो है मैंने नजीब मुल्ला साहब से सीखी हैं, हाउस के अंदर या टेक्निकलिटीज के ऊपर या बीपीएमसी एक्ट के ऊपर या बहुत सारे आर्टिकल्स के ऊपर मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो मैं उन्हें अपने लिए मैं उन्हें बहुत इज्जत देता हूँ और उन्होंने जब भी अगर मेरा फोटो डाला तो मैंने कभी उसको मना नहीं किया है। राजू भाई, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जितेंद्र अवार्ड 2024 में मुमरा कलवा के एमएलए नहीं बनेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? बनना तो बहुत दूर, हम तो लड़ने भी नहीं देंगे। क्या बात है? जी, ऐसा है। नहीं लड़ पाएंगे ना, टेक्निकलिटीज होती है, फॉर्म भरने से पहले या वो बात हो जाएंगे इंशाल्लाह।
हमने इस तरीके से कौन लड़ेगा फिर? आप किसको देखते हैं? देखो मेरे पास तो बहुत सारे नाम हैं। मेरे पास राजन किनी साहब हैं, जो यहाँ के लोकल हैं। उन्होंने ही बोला है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज़माने से हूँ और मैंने एक चीज़ देखी है कि पिछले 15-14 साल हो गए आज। इस 14 सालों के अंदर, साढ़े 13 पौने 14 साल हो चुके हैं तकरीबन। इस पौने 14 सालों के अंदर इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बुमरा कौसा की जनता को बेवकूफ़ बनाया है। बुमरा कौसा में विकास नहीं हुआ। कोई डेवलपमेंट नाम की चीज़ इनके माध्यम से नहीं हुई। डेवलपमेंट मुंबई में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आप हॉस्पिटल देख लें, 139 करोड़ रुपए का किसने लाया? महानगर पालिका ने लाया, नगर सेवकों ने लाया। एमएलए का उसमें एमएलए का कुछ भी नहीं उसमें। 1 रुपया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। उद्घाटन में वो आते हैं, मतलब ऐसे ही आ रहे हैं। मैं ठोक बजा नहीं, देखो वो तो एक बात है कि नानी के माल पे दादी का फातिया, मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। ये बहुत पुरानी कहावत बहुत है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर आप। बहुत बड़ा आरोप है। फिर मतलब एमएलए है यहाँ के 15 साल, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं एकदम ठोक बजा के बोल रहा हूँ। कौन किया किसने? सर वही बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं देखो टेक्निकलिटीज में बोलूंगा मैं आपको। मैं कभी भी कोई भी बात जो है वो भ्रम पैदा करने के लिए नहीं बोलता हूँ या झूठी बातें मैं नहीं बोलता हूँ। मैं जो बातें बोलता हूँ और माइक के ऊपर बोल रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मेरी बातों को आप चैलेंज कर सकते हैं महानगर पालिका में जाकर के। हमारा हॉस्पिटल बना 139 करोड़ रुपए का, किसने बनाया? महानगर पालिका ने बनाया। महानगर पालिका के हाउस में कोई एमएलए बैठता है, कोई एमपी बैठता है या सिर्फ और सिर्फ नगर सेवक बैठता है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो महानगर पालिका ने बनाई, मगर उसके ऊपर दावा क्या है कि भाई आमदार साहब बना रहे हैं, आमदार साहब कर रहे हैं, आमदार साहब का डेवलपमेंट फंड है। मुझे एक बात बताएं, आपके माध्यम से बोलता हूँ, कली न्यूज के माध्यम से बोलता हूँ कि हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई जिसे कहते हैं। इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए मैं मुमरा कौसा के कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों से कहता हूं कि आप जाकर के आरटीआई के जरिए से मांगनी करें कि मुमरा कौसा के अंदर आमदार जितेंद्र अवार्ड साहब ने उनकी जो पर्सनल निधि होती है, आमदार फंड जिसे एमएलए फंड भी कहा जाता है, उस एमएलए फंड के जरिए से मुमरा में उन्होंने क्या काम किया है और उनके कार्यकाल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने कौन सा पैसा लाया है। उन्होंने देखो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसे हैं, जैसे भी आप देखेंगे कि हमारे वाई जंक्शन पर एक फ्लाईओवर ब्रिज का काम किया गया, या अभी एरोली कटई रोड का जो लिंक रोड का काम चालू है, तकरीबन 349 करोड़ रुपए का काम है, तकरीबन 350 करोड़ का काम चालू है। या हमारा जो ये फ्लाईओवर है ये तकरीबन 99 करोड़ रुपए का काम चालू था, ये भी काम हुआ। मगर इस काम को एमएमआरडीए ने प्रपोज किया, एमएमआरडीए ने दिया, और एमएमआरडीए के चेयरमैन कौन थे? हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब थे। ठीक है, अगर आपने मांगनी की या हमने मांगनी किया, बहुत सारे लोगों ने मांगनी की, तो मांगनी करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपका फंड है। तो वो एकनाथ शिंदे साहब को लगा ऐसा कि नहीं इस चीज की जरूरत है, तो उन्होंने ये फ्लाईओवर बनाया। उन्हें लगा ऐसे कि नहीं ये एरोली कटई लिंक रोड बनाना चाहिए, तो उन्होंने किया। जिस हमने जो रोड देख रहे हैं आप, मित्तल का रोड देखा होगा आपने, उसके ऊपर उन्होंने एक नाम लिखा है, वीर अब्दुल हमीद मार्ग लिखा है, साथ में अपना नाम डाल दिया है, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब। क्या उन्होंने पैसा दिया उसका? वो पूरा की पूरा रोड जो है वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर महानगर पालिका ने बनवा करके लिया। इसके अंदर 1 रुपया भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरे घर से कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। 1 रुपया भी जितेंद्र अवार्ड साहब ने उसके अंदर नहीं लगाया। उसके बाद जब कोई चीज गवर्नमेंट महानगर पालिका की होती है तो वो स्थावर मालमत्ते में जाती है, वो एस्टेट डिपार्टमेंट को जाती है, और एस्टेट डिपार्टमेंट के पास एक प्रपोजल जाता है कि इस मार्ग का नाम जो है फलाने के नाम से रखा जाए। इसकी मांगनी सबसे पहले और आखिरी एक ही मांगनी अब तक की गई है, वो एमआईएम के नगर सेवक शाह आलम आजमी साहब ने की, और उनके माध्यम से उस वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम से उस रास्ते का नामकरण करने का प्रस्ताव जो है वो शाह आलम आजमी साहब ने किया। शाह आलम आजमी साहब के प्रस्ताव के ऊपर ही हमने आगे प्रपोजल डाला है, और उस प्रपोजल को जब जनरल बॉडी बैठेगी हम उसको मंजूर करवा के लेंगे। तो इसमें इनका क्या योगदान है मुझे बताइए ना। अब उनसे पूछिए जा करके कि साहब आपने इस रोड के लिए कितना पैसा दिया, आपके आमदार फंड से या स्टेट गवर्नमेंट से लाया हुआ जो विशेष निधि होती है, उस विशेष निधि के माध्यम से आपने क्या काम किया। अभी आपको एक बात बता दूं, मैं कब्रिस्तान के ऊपर आप जाएंगे, वहां पर भी उनका नाम लिखा हुआ है। ये बोलता है ना मैं नाम के लिए काम नहीं करता, वहां पर भी इनका अंदर नाम लिखा हुआ है। क्यों लिख रहे हैं आप उसके अंदर नाम भाई? उस कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 20 करोड़ रुपया जो खर्चा हुआ, किसने किया? वो खर्चा महानगर पालिका ने किया। उसके बाद जो जमीन जो दी है वो महानगर पालिका ने दी है। हमारा आरक्षित भूखंड था वो आरजी का, कुछ भी नहीं और सब कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं है उसके अंदर, 1 रुपया नहीं है। फॉलोअप तो किया होगा, लाने के लिए कुछ तो किया होगा। नहीं देखो, ऐसा ऐसा है कि इसकी सबसे पहली मांगनी जो है वो हमारे सैयद अली भाई साहब के जो वालिद साहब है हजरत मुसन्ना मियाँ साहब, उनकी मांगनी थी कि मुमरा में कब्रिस्तान का होना जरूरी है। और जिस तरीके से जो मुमरा कौसक की आबादी तेजी से बढ़ रही थी, ये तकरीबन मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा है कि 2006 या 7 की बात है, तब इनका वजूद ही नहीं था मुमरा के अंदर, तब वो मांगनी की थी इन्होंने। उस वक्त की सरकार जो थी, उस सरकार के सीएम मेरे ख्याल से शायद अशोक राव चौहान साहब थे। अशोक राव चौहान साहब के वक्त में इन्होंने ये मांगनी की थी कि हमारे मुमरा कौसा को एक कब्रिस्तान मिलना चाहिए। इस मित्तल का जो प्लॉट है, इस मित्तल के प्लॉट के ऊपर तकरीबन एक 11 एकड़ का प्लॉट आरजी के अंदर था।
इस आरजी के प्लॉट के ऊपर नजीब मुल्ला साहब उस टाइम पे विरोधी पक्ष नेता थे, उन्होंने एक मीटिंग ली महानगर पालिका के अंदर और उन्होंने कहा कि इस आरजी प्लॉट के ऊपर 37 का मॉडिफिकेशन करके इसको कब्रिस्तान के लिए आरक्षित किया जाए और वो किया गया और आरक्षित करने के बाद में महानगर पालिका ने उस जमीन का एक्विजिशन किया, वो एक्विजिशन पॉलिसी के मातहत उसे एक्विजिशन किया गया। उसके बदले में उन्हें टीडीआर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स जो है बिल्डर को दिया गया। तावा लेने के बाद में पहला टेंडर जो है वो 2,87,00,000 रुपए का महानगर पालिका ने कॉल किया, महानगर पालिका ने पैसा दिया। उसके बाद में उसका बाउंड्री वर्क हुआ, फिर भरनी का काम किया गया। भरनी का काम जो है वो हमारे शयोना कंस्ट्रक्शन को मिला गया। उसके अंदर कितना घपला हुआ फिर मुमरा कौसा को मालूम है। उसके ऊपर सैफ पठान साहब ने आवाज उठाई, सबसे पहले उसके ऊपर हमारे अजीज बाटा साहब ने आवाज उठाई, उसके बाद में समाजवादी ने आवाज उठाई, कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये काम जो है वो दुय्यम तरीके का हो रहा है, सेकंड क्वालिटी का हो रहा है, इसमें पत्थर डाले जा रहा है, मट्टी जिस तरीके से डालनी चाहिए उस तरीके की मट्टी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज उसके अंदर करप्शन में की कब्रिस्तान कंप्लीट हो गया अभी? नहीं, अभी भी इसमें बहुत सारे काम क्या बाकी काम बाकी? अभी भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कम से कम 4 फीट की भरनी और बाकी है। आज देखेंगे आपकी मुमरा कौसा के अंदर पिछले 13 महीने के अंदर आज 30 जून 2022 को सरकार बनी थी एकनाथ जी शिंदे साहब की, तब से लेकर के आज तक के 115 करोड़ रुपए अब तक के आ चुका है। अभी आपको ऑफिस बता दूं, मैं कल हमारा एक जीआर और निकला है, इस जीआर के अंदर ऑफिस से 22 करोड़ रुपया मुमरा को दिया गया, 22 करोड़ रुपया। तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। कहीं भी यूज हो सकता है। नहीं, उसके उसके यादी है पूरी कि ये काम यहाँ पर होने चाहिए। जैसे मेरे वार्ड के अंदर तकरीबन 7 करोड़ रुपए के काम है, सिराज डोंगरे साहब के वार्ड के अंदर कुछ 3 करोड़ के काम है, हमारे जफर नुमानी साहब के अंदर कुछ 1 करोड़ के काम मतलब है। आप सब में ज्यादा आपके वार्ड में? नहीं, मैं राजन खीरी साहब के वार्ड में भी बहुत है। 7 गिना दी तो बचा कितना फिर? नहीं तो 22 करोड़ में मतलब फंड लाके अपने वार्ड में लगा रहे पूरा? नहीं, हम और राजन भाई क्योंकि उनके बहुत नजदीक रहे, हमारा आपस में उनका एक अच्छा रैपो रहा है, अच्छा एक संबंध रहा है। इसकी वजह से हम राजू भाई, जैसे कि अभी ये सब चल रहा है राजनीति में, जैसे कि 2 गुट हो गया एनसीपी में, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इसका कितना फर्क पड़ेगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि डूबती हुई नाव के पास साथ कोई रहता नहीं है। अच्छा। डूबती हुई नाव को हर लोग छोड़ देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये डूबती हुई नाव नहीं है, ये खत्म हुई नाव है। 83 साल की उम्र हो गई, अब इन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। यही बात अजित पवार साहब ने कही थी और मैंने आज से 3.5 साल पहले की बात है, जब बीजेपी के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी, अजित पवार साहब ने, आज से 3.5 साल पहले की बात, 2019 की बात है, तब मैंने कहा था कि शरद पवार साहब ने जिस तरीके से कांग्रेस से छोड़ करके अपनी एक शाख, अपनी एक पहचान बनाई थी, आज उन्होंने अपनी शाख और अपनी पहचान को कांग्रेस में विलीन कर देना चाहिए और कांग्रेस के मातहत हो जाना चाहिए। क्योंकि आज इस देश के अंदर जो अराजकता की और जो फैसिज्म की सरकार है, जो तानाशाही की सरकार है, इसको अगर कोई लड़ सकता है सही तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है। और कांग्रेस में अगर ये विलीन हो जाते हैं तो इनकी भी ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस की भी ताकत बढ़ेगी। अजीत दादा पवार का एक बयान था कल के, थाना में कुछ ऐसे लोग हैं उनके वजह से पार्टी टूटी है। जी, देखो वो बयान पूरा मैं आपको बता देता हूँ मैं कि कैसा हुआ। कि हमारे एक बहुत दिग्गज नेता थे जिनका नाम था प्रताप सरनाइक साहब, वो हमारे साथ में नगर सेवक रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। उन्होंने इनकी वजह से पार्टी छोड़ी, आज वो शिवसेना के आमदार हैं। किसकी वजह से छोड़ी? आवाज साहब की वजह से छोड़ी और आज वो आमदार हैं। हनुमान जगदाले साहब पूरी अपनी टीम के साथ में आज पार्टी छोड़ी, आज वो शिवसेना के अंदर दिग्गज नेता हैं। निरंजन डावखरे साहब जो हमारे खासदार वसंत डावखरे साहब के सुपुर्द हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ी इन्हीं की वजह से, इन्हीं की उसकी वजह से, और आज वो वहां पर आमदार हैं। हमारे नजीब मुल्ला साहब इनसे दूर हुए इसी वजह से। इसकी वजह ये है कि ये सेंट्रिक पर्सन है, ये हमेशा ताकत अपने हाथों में रखना चाहते हैं। जिस तरीके से हिटलर अपनी ताकत अपने हाथों में रखना चाहता था, जिस तरीके से मोदी जी अपनी ताकत अपने हाथों में रखना चाहते हैं, उस तरीके से ये सेंट्रिक है। ये किसी, आज देखो आनंद फरांजपे साहब जो 24 घंटा इनके साथ में रहते थे, उन्होंने भी छोड़ दिए। क्यों छोड़ रहे हैं ये लोग? कुछ तो वजह होगी। आज एकनाथ शिंदे साहब के साथ में 40 आमदार क्यों गए? कुछ तो वजह होगी। हमने जब वजह जानने की कोशिश की तो पता ये चला कि एक एक आमदार, एक एक मिनिस्टर मातोश्री के दरवाजे पे 3-3 दिन गाड़ी के अंदर सोया है, पर उसे मिलने का मौका नहीं मिला हमारे उद्धव जी ठाकरे साहब से। तो जब ये तानाशाही नहीं है, लोकशाही है। लोकशाही में कोई राजा नहीं होता है, हम सब जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सब जनता के नौकर हैं और हमें कहीं पर भी घमंड और तकब्बुर और आना नहीं करनी चाहिए। हमें सबको लेकर के, सबके साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। तो ये वही हुआ उद्धव ठाकरे साथ में, वही हुआ शरद पवार साहब के साथ में, वही हो रहा है जितेंद्र रावत साहब के साथ में। कि वो सेंट्रिक पर्सन है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता, बहुत कदावर नेता समझते हैं और बाकी सबको कुछ नहीं समझते हैं। देखो ऐसा है कि मैं आपको फिर एक बात बोलूं, आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो है सिर्फ 15 दिन का होता है। जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन से लेकर के काउंटिंग तक के, उस दिन तक आपको जितने भी पॉलिटिकल अपोनेंट से दुश्मनी करनी हो कर ले, मगर पॉलिटिकल सिर्फ अपोनेंट होना चाहिए, वो आपका पर्सनल दुश्मन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन खत्म हो गए, सब आपके दोस्त होने चाहिए और आप जिस इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं, भले आप जीते या ना जीते, सबको लड़ने का अधिकार। सबको लड़ने का अधिकार, हर आदमी ने लड़ना चाहिए और जरूरी नहीं कि आप जीत ही जाए। एक ही जीतता है, 10 भरते हैं फॉर्म, एक ही जीतता है। ये जो राष्ट्रपति के आमदार हैं, इनके जब ये इलेक्शन लड़े थे ना 2009 का,
किसी राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता ने इनका काम नहीं किया था। सुभाष बोरे साहब इनके खिलाफ थे, जितनी भी टीम जो थी ना उस वक्त की, सुधीर भगत इनके खिलाफ थे, और जो भी राष्ट्रवादी के जो पदाधिकारी थे वो खिलाफ थे। उसके बावजूद कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत झोंकी और इनको आमदार बनाया, क्योंकि ये हमारी युति के कैंडिडेट थे। मगर उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपनी मनमानी करना चालू की। 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस इनके सामने कैंडिडेट दिया, यासीन कुरैशी साहब इनके सामने कांग्रेस के कैंडिडेट थे। मगर चूंकि मैं कांग्रेस का होने के बावजूद मैंने अवार्ड साहब का साथ दिया। क्यों दिया साथ में? मुझे मालूम था कि सामने वाला जीतने वाला नहीं है, और ये आदमी 5 साल पहले 5 साल जो है वो हमारे साथ में अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे थे, हमारी बातों को सुन रहे थे, हमने उनका साथ दिया। मगर 2014 के बाद में जो इनके अंदर बदलाव आया कि ये अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत कद्दावर नेता समझने लगे, इन्होंने जमीन छोड़ दी थी। लोगों में एक बात समझ में आ गई है कि ये जो नेता है, ये सिर्फ बर्थडे केक काटने के लिए, दुकानों के ओपनिंग के रिबन काटने के लिए, शादी में आने के लिए, हकीके में आने के लिए, मंगनी में आने के लिए ठीक है, पर मुमरा के डेवलपमेंट के लिए ये ठीक नहीं है। आप देखेंगे मुमरा कौसा में आज 14 साल से ये यहाँ पर कार्यरत है, यहाँ पर ये आमदार है, इन्होंने कितने शौचालय बनाए? जो हमारे जूने शौचालय थे वही शौचालय चल रहे हैं। अभी मैंने लाकर कहीं जाकर के मुमरा के अंदर मैं और राजन भाई ने मिलकर के 6 शौचालय नया डाला है। मोबाइल टॉयलेट डाला, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का टॉयलेट डाला है। हमने मुमरा कौसा के अंदर जो रोड वाइडनिंग की गई थी, उसमें जो काम अधूरे थे, उसके लिए हमने बजट लाकर के वो काम शुरू करवा दिया है। जहाँ-जहाँ मेन एंट्रेंस के ऊपर हमको फेनिंग करनी थी, आप जाकर के देख सकते हैं कि शिमला पार का रोड जो है, हमने 30 मीटर चौड़ा कर दिया उसको, और 30 मीटर और चौड़ा कर दिया है, ताकि लोग वहाँ से आराम से आ जा सकें। ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपसे। दोस्तों ये थे राजू अंसारी साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो फिर मिलेंगे अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए गली न्यूज़ में, इब्राहिम शेख मुमरा से।